नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज मुद्दा दतिया का है, जहां सियासत की रफ्तार कोर्ट की तारीखों से भी तेज भाग रही है। एक तरफ दतिया की जंग अभी अदालत की चौखट पर है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने वहां उपचुनाव का बिगुल फूंक दिया है। 19 मई से ईवीएम व वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग यानी एफएलसी शुरू होने जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक नियम है या इसके पीछे कोई सोची समझी सियासी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा को पटकनी दी थी, लेकिन एक धोखाधड़ी के पुराने मामले में अदालत ने राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुना दी। विपक्ष सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है कि यह सब कुछ बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा की राजनीति में दोबारा एंट्री कराने और उन्हें फायदा पहुंचाने का खेल है। इधर सत्ता पक्ष का कहना है कि सिर्फ संविधान और चुनाव आयोग के नियमों का पालन कर रहे हैं। तो क्या दतिया में चुनाव आयोग की तेजी वाकई सिर्फ ड्यू प्रोसेस है या फिर नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक पुनर्वास की जल्दबाजी? जब मामला कोर्ट में है तो क्या थोड़ा इंतजार नहीं किया जा सकता था? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। दतिया उपचुनाव की तैयारी पर सियासत भारी। दतिया विधानसभा सीट खाली है। राजेंद्र भारती की विधायकी जा चुकी है। अदालत ने सजा पर कोई रोक नहीं लगाई। फिर चुनाव आयोग उपचुनाव की तैयारी क्यों ना करे? यही सवाल अब दतिया की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है। दरअसल राजेंद्र भारती को बैंक एफडी धोखाधड़ी मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी और सीट रिक्त घोषित हो चुकी है। अब निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर सवाल उठा रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि आखिर इतनी बेचैनी किस बात की है। उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी इसे लेकर बीजेपी को घेरा। कोर्ट का हमेशा से अवहेलना करते रहे ये, और ये कोई भी कुछ होगी तो हम जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला है। मैं नहीं समझता कि वो चुनाव अभी होंगे। राजेंद्र भारती जी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आएगा। एक रोज पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से दतिया कलेक्टर को पत्र भेजा गया है, जिसके बाद राजनीतिक दलों को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। यानी प्रशासनिक स्तर पर चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट में राजेंद्र भारती का मामला अभी विचाराधीन है, लेकिन अहम बात यह है कि हाईकोर्ट ने ना तो दोष सिद्धि पर रोक लगाई है और ना ही उनकी विधायकी बहाल की है। सिर्फ गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत दी गई है। इसलिए अब बीजेपी ने भी चुनाव आयोग की तैयारी पर अपनी राय रखी है। अपराध कांग्रेस के विधायक करते हैं और आरोप सिद्ध होने के बाद न्यायालय द्वारा सजा दी गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी, जिन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए कि ऐसे अपराधी आरोपियों को क्यों प्रत्याशी बनाती है। जो भी प्रक्रिया चल रही है वो नियम कायदों के अनुसार चल रही है। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में या 10 जनपद में देश के नियम कायदे तय नहीं होंगे। इस सियासी बयानबाजी के बीच सबसे बड़ा सवाल दतिया की जनता को लेकर खड़ा हो रहा है। जब सीट रिक्त घोषित हो चुकी है और अदालत से कोई स्टे नहीं मिला, तब क्या उपचुनाव की तैयारी पर सवाल उठाना सही है? क्या दतिया को लंबे समय तक बिना जनप्रतिनिधि के रखा जा सकता है? क्या कांग्रेस में उपचुनाव में हार का डर है? फिलहाल दतिया में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और अब सबकी नजर अदालत और चुनाव आयोग की अगली कार्रवाई पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार आदित्य नारायण उपाध्याय और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है आपका उपाध्याय जी।
तो पहली प्रतिक्रिया कि कैसे देखें उसको, कि चुनाव आयोग जल्दबाजी में है, कोई राजनीतिक प्रेशर है, या एक जो प्रोसेस होता है कि भाई कोई सीट अगर रिक्त हो गई है तो उसको जनप्रतिनिधि उसको मिलना ही चाहिए। नियम 6 महीने का है कि 6 महीने के अंदर चुनाव करा लीजिए। अब वो चुनाव आयोग के ऊपर है कि वो 1 महीने में कराता है या 6 महीने में कराता है। तो कांग्रेस को तो कोई आपत्ति होना नहीं चाहिए। कांग्रेस को क्या, किसी को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि नियमानुसार यदि सीट रिक्त हो चुकी है तो चुनाव तो होना ही चाहिए। लेकिन बस ये सब चीजें सोचने की है कि इससे लाभ किसको होने जा रहा है, इसके अलग अलग एंगल, अलग अलग विश्लेषण होना अभी बकाया है। जी जी नहीं तो लाभ तो जाहिर सी बात है, उपचुनाव होगा तो जो भी कैंडिडेट होगा वो एक लाभ तो कांग्रेस के उम्मीदवार को भी हो सकता है, क्योंकि अगर इनकी विधायकी गई तो कांग्रेस दूसरा उम्मीदवार खड़ा करेगी, एक लाभ उसको हो सकता है। एक बीजेपी जिसको उम्मीदवार खड़ा करेगी उसको हो सकता है। और ये जरूरी नहीं, ये तो हम कयास लगा रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा हो सकते हैं और होने के बाद, जीतने के बाद हो सकता है मंत्री बना दी जाए, लेकिन जरूरी नहीं है, पहले तो टिकट मिले। देखिए, इसमें सब एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये जो दतिया सीट है वो एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला बनने जा रही है। दरअसल दामोदर यादव ऐसा फैक्टर है जिसने उस क्षेत्र में निश्चित तौर पर पिछड़े वर्गों और दलितों के बीच में सक्रियता इस तरीके की दिखाई है कि वहां पर उनका नाम जो है निश्चित तौर पे लिया जाने लगा है। तो निश्चित तौर पे ये एक त्रिकोणीय संघर्ष भी हो सकता है। और ये एक मध्य प्रदेश में जैसे बीएसपी ने शुरुआत एक बार की थी, ये एक नई शुरुआत नए एंगल से हो सकती है। इसलिए इस सीट पर सबकी निगाहें रहेंगी, इस चुनाव पर सबकी निगाह रहेगी। लेकिन दामोदर यादव तो दतिया से लेकर शिवपुरी तक की तमाम सीटों पर सक्रियता दिखा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहला मौका उनको यदि यहाँ पर मिल जाता है और जिस तरीके से वहां की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में निश्चित तौर पर जैसे कि पिछले कार्यकाल में जो है गुंडागर्दी का बहुत तरह से आरोप लगता रहा, और जिसके कारण निश्चित तौर पर जो है नरोत्तम जी जिसके कारण हारे हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरे जिनको जिताया वो भारती जी को कोर्ट ने सजा दे दी। तो इस तरीके से जिनके नाम लिए जाते हैं वो 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पे कहीं ना कहीं जो है कानून की उंगली भी उठी है और समाज की लोगों की भी उंगली उठी है। तो निश्चित तौर पे ऐसे में दामोदर यादव का नाम जो है वो लिया जा रहा है लोगों के बीच में, ऐसे चर्चा है। और ऐसा लगता है कि वो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ नया करने जा सकते हैं। अब तो ये तो है कि अब चुनाव होगा तब होगा, लेकिन ब्रजेश जी आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो पहले जो जनप्रतिनिधित्व कानून था उसमें था कि आपको सजा हुई तो एक अपील का मौका मिलता था। बाद में उसमें संशोधन हो गया, सीधे निर्देश है कि जैसी 2 साल की सजा हुई, आपकी विधायकी या आपकी जो सांसदी है वो उसकी सुननी हो जाएगी। वो अब उसके 3 रास्ते हैं जो कोर्ट के हैं, कि पहला ये कि यदि कोई अयोग्य घोषित नेता ऊपरी अदालत जैसे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाता है तो जेल से सजा या जमानत मिलना विधायक के लिए काफ़ी नहीं है। जो इस मामले में हमने देखा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन उनकी जो विधायकी सुननी हुई उस पर कुछ नहीं कहा है। दूसरा है दोष सिद्धि पर रोक जरूरी, कि सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक जब तक ऊपरी अदालत निचली अदालत के फैसले यानी दोष सिद्धि पर पूरी तरह रोक नहीं लगाती तब तक सदस्यता वापस नहीं मिल सकती। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। तीसरा एक स्थिति बनती है जो वर्तमान है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने राजेंद्र भारती की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, लेकिन उनकी दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाई है, जिसकी वजह से अयोग्यता बरकरार है। और जब तक अदालत दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाती तब तक चुनाव आयोग कानूनी रूप से उपचुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है और बाध्य है। देखिए मनोज जी, इस मामले में अब तक जो भी हुआ है कानून के और संविधान के दायरे में हुआ है, जो आपने भी उल्लेख किया है। आपको एक मामले में धोखाधड़ी, आपराधिक मामला है ना, बिल्कुल सजा हो चुकी है आपको 3 साल की, इसे कानून आधार पर आपकी विधायकी सुन्न हो गई है। कोर्ट ने सिर्फ आपको इतनी राहत दी है कि आप गिरफ्तार नहीं होंगे, आप ऊपरी अदालत में चले गए, आप एक के तथ्यों में दम होता, कोर्ट चाहता तो आपको रियायत दे देता कि जब तक आपकी सुनवाई हो, स्टे दे देता। मुकेश मल्होत्रा का मामला हमने मुकेश देखा ही मल्होत्रा था। के मामले में दिया, रामनिवास रावत को तो विधायक घोषित कर दिया गया था कि जब रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया था, कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगाई है, उनकी विधायक सुन रही कर दी थी। लेकिन अब वहां पे आपने राहत नहीं मिली, यहाँ पे राजेंद्र भारती को राहत दे सकता था कोर्ट। और उसमें भी है कि वो मुकेश मल्होत्रा राज्यसभा के लिए वोटिंग नहीं कर सकते, वेतन भत्ते नहीं मिल सकते हैं। तो आप देखिए कि 2 मामले हैं अलग, तो दोनों मामले में यदि इसमें कोर्ट को लगता तो कोर्ट इसमें भी स्टे दे सकता था, लेकिन 2 सुनवाई के बावजूद कोर्ट ने सिर्फ आपको गिरफ्तारी की राहत दी।
तो दूसरी तरफ जब आपकी सजा हो गई है तो नियमानुसार ही विधानसभा सचिवालय ने उसको रिक्त घोषित कर दी, चुनाव आयोग को रिक्तता की सूची भेज दी। अब चुनाव कोर्ट ने तो आधी कोई रात स्टे को दिया खुद नहीं। जीतू पटवारी उमंग सिंगार पहुंच गए थे। हाँ, तमाम आपने बड़े बड़े वकील खड़े किए ना, विवेक तनखा से लेकर कपिल सिब्बल तक, लेकिन क्या मिला? कोर्ट ने आपको राहत नहीं दी ना। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप वहां चुनाव मत कराइए, स्टे नहीं दिया आपको कभी चुनाव मत कराइए। बिल्कुल। मतलब तो जो प्रक्रिया चल रही है चुनाव की या चुनाव कराने की, वो नियमानुसार चल रही है। जब चुनाव आयोग के पास पहुंच गई सूचना रिक्त की तो उन्होंने बाकायदा उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो जिला कलेक्टर हैं, अधिकारी हैं, उनको बाकायदा वीवीपैट मशीन और ईवीएम की सर्चिंग के निर्देश दे दिए हैं। और बाद में अब वहाँ पे बाकायदा हम मतदाता सूची का भी वो देखेंगे, जो प्रक्रिया होती है चुनाव की वो शुरुआत हो गई। ऐसा तो है नहीं कि आज आपने बोला कल चुनाव हो जाएगा। हाँ, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो प्रक्रिया तो पूरी करना है। यदि आपको भरोसा है कोर्ट पर तो कोर्ट बीच में ही प्रक्रिया रोक सकता है, कोर्ट को अधिकार है। आप तथ्यों के साथ कोर्ट जाइए। सिर्फ बयानबाजी करने से नहीं है कि जल्दबाजी क्यों है। चुनाव आयोग अपने नियम के अनुसार काम कर रहा है। विधानसभा सचिवालय ने नियम के अनुसार कार्रवाई की। आपने देखिए राहुल गांधी का मामला था, उनकी सदस्यता भी शून्य घोषित कर दी गई थी और सीट रिक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी वहां पे, लेकिन कोर्ट ने उनको राहत दी थी ना। बिल्कुल। तो आप कोर्ट चले जाइए, कोर्ट यदि आपको राहत देगा तो मिल जाएगा। आप आयोग पर सवाल उठाकर, सचिवालय पर सवाल उठाकर मतलब एक तरह से सियासत कर रहे हैं, सियासत बयानबाजी कर रहे हैं, सियासी रोटियां सेंकना चाह रहे हैं। क्योंकि अलग अलग मामले हैं, चाहे मुकेश मल्होत्रा का मामला, अब आप कहते हैं कि बीना विधायक के मामले में क्यों नहीं हुआ, तो बीना विधायक का मामला दल बदल का हो सकता है, वो एक अलग है। ये मामला एक आपका धोखाधड़ी का मामला। मुकेश मल्होत्रा के मामले में भी कोर्ट ने जिस तरह से कार्रवाई की है, आप देखिए वहां पे उपचुनाव तो नहीं हो रहे ना भाई, उन्होंने आपराधिक जानकारी छुपाई। हाँ, आपराधिक जानकारी छुपाई है, कोर्ट ने उस पर स्टे दिया है। तो विधानसभा सचिवालय ने वो सीट तो रिक्त घोषित नहीं की है या उसकी चुनावी प्रक्रिया नहीं हो रही है। तो कोर्ट के जो निर्देश हुए हैं उसी का पालन हो रहा है। लेकिन अब यहाँ सियासत हो रही है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि साहब आयोग हो, सचिवालय हो और वो इस तरह से एक पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सियासतदानों को, कांग्रेस को इस पर सवाल उठाने की वजह कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट से दिशा निर्देश दिलवाना चाहिए चुनाव आयोग को, विधानसभा सचिवालय को, तब जाकर उनका कुछ भला हो पाएगा। अभी सिर्फ आप बयानबाजी कर सकते हो और ऐसी बयानबाजी करते रहोगे तो प्रक्रिया चलेगी, उस बीच में आपको राहत नहीं मिलती कोर्ट से तो वहाँ उपचुनाव हो जाएंगे तो नया निर्वाचित सदस्य वहाँ पे जो विधानसभा पहुँच जाएगा। क्योंकि जनता का क्या कसूर है? उन्होंने एक जनप्रतिनिधि चुना, जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित कर दिया गया, कोर्ट में उसको सजा हो गई है। बिल्कुल। तो वो उनके काम को क्यों रुके? वहां एक जनप्रतिनिधि विहीन हो गई है ना, तो जनता के अधिकारों के साथ तो हनन हो रहा है कि उनके अधिकारों की पूर्ति कौन करेगा? एक जनप्रतिनिधि होगा, वो उनकी सुनवाई करेगा, अपनी विधायक निधि से वहां काम कराएगा, लेकिन जितने समय ज्यादा लंबे समय तक खाली रहेगी तो नुकसान किसका है? जनता का नुकसान है। तो जो नियम अनुसार हो रहा है उस पर बेवजह की सियासत और क्योंकि उसमें दो क्लास ये भी है ना कि भाई अगर 1 साल से कम वक्त बचाओ विधानसभा के तो आप नहीं करा सकते। अभी तो 2.5 साल से ज्यादा का वक्त बचा है, कोई ऐसी आपदा युद्ध की स्थिति भी नहीं है। नहीं, उसमें नियम है ना कि 6 महीने बचे हों, साल भर के अंदर का समय बचा हो तो चुनाव नहीं कराएंगे। वो सरकार देखती है, फिर प्रशासन तंत्र वहां देखता है, व्यवस्थाएं देखता है। लेकिन यहाँ पे तो अभी 2.5 साल बचा है ना, तो एक विधानसभा क्षेत्र क्यों उसके बिना जनप्रतिनिधि के रहे? तो नियमानुसार ही जो कार्रवाई चल रही है। अब सियासत हो रही वो एक अलग बात है कि आज की तारीख में तो आप अदालत को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं, आप चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्थाओं को तो खड़ा कर ही रहे हैं। तो इसमें एक विचार करने की जरूरत है कि आप अपने तथ्यों के साथ जाइए, कोर्ट से दिशा निर्देश लीजिए, तब कहीं जाकर इसमें आपको राहत मिल सकती है। बयानबाजी से कोई राहत नहीं मिलने वाली, और यदि ऐसी कोरी बयानबाजी करते रहे तो आप जनता की सहानुभूति बटोरने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आपको चुनाव में तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो आदित्य जी, 2 बात है, या तो कांग्रेस को अदालत में भरोसा नहीं है, अगर नहीं है ठीक है मान लिया, जनता की अदालत पे भरोसा कर लीजिए कि अगर आपके जनप्रतिनिधि जो चुना गया है उसके साथ कोई कॉन्स्पिरेंसी हो रही है, कोई आपराधिक षड्यंत्र उसके खिलाफ रचा जा रहा है, तो आपका कोई बेहतर उम्मीदवार उतारिए, जनता की अदालत में जाइए। जनता को अगर लगेगा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ आपके जनप्रतिनिधि के साथ या आपकी पार्टी के साथ, तो वो आपका जो चुनाव हुआ दूसरा जो उम्मीदवार आप तय करेंगे, अगर चुनाव होते हैं तो वो उसको जिता देगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीना में जब बात होती है तो वो कहते हैं कि नहीं साहब वहाँ हमको उपचुनाव कराना है, और यहाँ जब उपचुनाव होने की तैयारी चल रही है तो वो कहते नहीं जहाँ उपचुनाव नहीं हो। तो मेरा दोनों हर जगह वो अपने हिसाब से उनको कानून चाहिए। देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस ये अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस की स्थिति जो है भारती जी के अलग होने से और ये तीसरा पक्ष आने से जो वोटर कांग्रेस के हुआ करते हैं
वो वोटर जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से खिसकने की उम्मीद है उनमें से बहुत सारे वोटर। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को ये पता है अंदर खाने कि वो अब जो है इस चुनाव में उनके लिए जो सीट निकालना बहुत कठिन हो जाने वाला है। तो वो नहीं चाहेंगे किसी भी तरीके से कि वहां चुनाव हो, और जब नहीं चाहेंगे तो वो किसी न किसी तरीके की बयानबाजी करके लोगों के बीच में ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि ये चुनाव गलत प्रक्रिया के तहत हो रहा है, जबकि सभी को पता है कि ये जो है निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही सारी गतिविधियां चुनाव से संबंधित चल रही है। और इसको यदि वो चैलेंज देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में दे सकते हैं, और कोई प्लेटफॉर्म इसके लिए है नहीं। तो कोर्ट में तो वो चले गए हैं, जो प्रक्रिया है, जो नियम है, वो मैंने बता ही दिए हैं। तो सवाल वही है ना कि जनता की अदालत से बड़ी तो कोई अदालत नहीं है। तो सबसे बड़ी अदालत में आप चले जाइए और आपको लगता है कि भाई आपकी पार्टी के साथ, आपके उम्मीदवार के साथ अन्याय हुआ है, तो उस जनता के पास जाइए। जनता तो हमने देखा बड़े बड़े नेताओं को हरा देती है, अपने पर आती है। पश्चिम बंगाल में आप देखिए कि ममता बनर्जी जैसी नेता चुनाव हार जाती है। देखिए, भारती जी के अपने स्वयं के जो संघर्ष था, स्वयं के जो समीकरण थे, वो समीकरण चूंकि भारती जी अब चुनाव लड़ने में के लिए भी योग्य नहीं रहेंगे, तो निश्चित तौर पे जो है वो चूंकि प्रत्याशी नहीं रहेंगे, तो कांग्रेस को स्वयं अपना प्रत्याशी ढूंढने में भी तकलीफ होने वाली है वहां पर। तो जनता के बीच में जाएगी जरूर, यदि चुनाव डिक्लेयर होते हैं तो जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन उनको प्रत्याशी की भी अपने आप में एक समस्या पैदा होने वाली है वहां पर नहीं, अनेक जगहों पर आज स्थिति कांग्रेस की इसी तरीके से है। हालांकि टिकट मांगने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन जीतने वाला कैंडिडेट को ढूंढना, चयन करना ही अपने आप में चुनौती। तो कांग्रेस में तो एक परंपरा रही है ना परिवारवाद, वंशवाद की। भारती जी के परिवार से किसी को टिकट दे दें तो दोनों काम हो जाएंगे कि उनके परिवार में विधायकी भी रहेगी अगर जीतते हैं, और जनता की सहानुभूति भी रहेगी। और हमने देखा कि जब सत्यदेव कटारे जी के बाद हेमंत कटारे के लिए उनकी माताजी ने इसी प्रकार की अपील की थी, इसी अपील की भारती जी के परिवार के लोग कर लें पब्लिक के बीच जाकर। सत्यदेव कटारे जी के दिवंगत होने की वजह से सिंपैथी की संभावना थी और सिंपैथी गेन की गई है, लेकिन यहाँ तो आपराधिक प्रकरण में जो है सजा मिली है। लेकिन उसको पेश तो ऐसे ही किया जा रहा है कि उनको शहीद कर दिया गया है या वो शहीद हो गए हैं। नहीं तो कोई बड़ा भारी काम कर दिया उन्होंने भारती जी ने। तो बयानबाजी करके इसी बात को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आपराधिक प्रकरण में सजा याफ्ता व्यक्ति को यदि वो निर्दोष एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे या उसको जो है अपने आप में जो है विक्टिम बनाने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पे उससे सिंपैथी गेन होने वाली नहीं है। आज जनता बहुत समझदार है जी। ब्रजेश जी, लगता है सिंपैथी, क्योंकि जो प्रोसेस की बात है उस पर भी आपत्ति होती है। जैसे हमने देखा कि रात में सचिवालय खुलता है तो कांग्रेस के नेता पहुंच जाते हैं। सप्रे का मामला हो, निर्मला सप्रे का, तो उनको दिक्कत होती है। मुकेश मल्होत्रा के मामले में दिक्कत होती है, कहते कानून का पालन नहीं हो रहा, प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा। हमने देखा देश में आपातकाल के बारे में कहा गया था कि जब उस पर साइन किए थे तत्कालीन राष्ट्रपति ना, वो अपने बाथ टब में नहा रहे थे, उसके बाद उनसे वहाँ से साइन कराए गए थे। उन्होंने ना कोई मंत्रिमंडल से उसके बारे में कोई बात की, ना कोई दिशा निर्देश लिए। तो ऐसे प्रोसेस भी हमने देखे हैं। देखिए मनोज जी, प्रोसेस तो राजनीति में इसी तरीके से होते हैं, लेकिन एक नैरेटिव और गढ़ने की कोशिश होती है, एक माहौल बनाने की कोशिश होती है। यहाँ कांग्रेस माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि सरकारी संसाधनों का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके किस तरह से उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी सदस्यता ली जा रही है। वो एक जनता में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, विक्टिम होने की कोशिश कर रही है, ताकि सहानुभूति बटोरी जा सके। और दूसरी तरफ बीजेपी है जो कह रही है कि आपने गलत किया तो आपको सजा मिली। तो ये जनता को तय करना है कि वो किसके माहौल पे, किसके नैरेटिव पर भरोसा करती है, क्योंकि वो दौर अलग है। जो आपने आपातकाल का जिक्र किया है, तब इतनी सोशल मीडिया नहीं थी, इतना मीडिया नहीं था, इतना तंत्र नहीं था कि जो मतदाता है, जो पब्लिक है, वो क्रॉस चेक कर सके। अंदर खाने में क्या हुआ है किसी को पता नहीं रहता था। तो उन्होंने सोचा जब तक दिल्ली से मध्य प्रदेश तक खबर आती तो बहुत कुछ हो जाता था। तो अब देखिए, अब आपको सब कुछ पता रहता है। पहले आप बीबीसी पर निर्भर रहते थे कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई है तो आपको समाचारों के माध्यम से कितने लेट पता चलता है, और वो भी आपके हर गांव में मौजूद नहीं था ना। बिल्कुल, आपको शहरों के भरोसे रहना पड़ता था। एक दिलचस्प बात है ना कि कांग्रेस ने खुद ही तय कर दिया है कि ये पूरा मामला नरोत्तम मिश्रा को फायदा पहुंचाने के लिए, यानी उन्होंने उम्मीदवार भी घोषित कर दिया कि बीजेपी का उम्मीदवार तो
नरोत्तम मिश्रा होगा और इनको जिता के मंत्री बनाएंगे। ये देखिए, बीजेपी ने, ये बीजेपी है कांग्रेस ने मनोज मान जी। लिया कि कांग्रेस एक नैरेटिव सेट करने नहीं, की कोशिश कांग्रेस कर रही ने, है। लेकिन ये अभी जो मान के चल रहे हैं वो कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिल गया है, नरोत्तम मिश्रा के लिए उपचुनाव हो रहा है, नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीत रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा मंत्री बन रहे हैं, तो फिर भैया फिर छोड़ दो ना, सब काहे के लिए इतना प्रपंच करना है। और नरोत्तम मिश्रा इतने 30 मार कहाँ होते तो किसी संगठन में कोई पद पा गए होते, यदि नहीं, कहीं पे लेकिन उनको जो चुनाव कांग्रेस के प्रभारी हिसाब से महासचिव माने। बना दिया होता राज। तो देखिए कांग्रेस का काम जो है नैरेटिव, तो यहाँ भी वो नैरेटिव गढ़ना चाहती है कि एक हारे हुए व्यक्ति को वापस लाने के लिए सदन में कितना अत्याचार कर रही। तो ये नैरेटिव का ही पार्ट है एक, कि नरोत्तम मिश्रा का नाम वो उछाल रहे हैं कि साहब उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है, वो इतने बड़े वाले नेता हैं बीजेपी में कि उनको इस तरह से खाली नहीं रख सकते हैं, उनको विधायक बनाना है, फिर मंत्री भी बनाना है, इसलिए सारे और ये सब कांग्रेस तय कर रही है, ये सब बीजेपी से कांग्रेस अभी तय तक कर कुछ रही नहीं है। आया। अभी बीजेपी से कुछ नहीं है। क्या नरोत्तम मिश्रा वहां प्रचार करने शुरू हो गए हो या नरोत्तम मिश्रा के नाम पर मोहर लग गई हो? आप देखो बड़े बड़े लोगों के टिकट काट देती हो। जयंत मलैया का टिकट काट दिया था, जालन सिंह पटेल का टिकट काट दिया, बाबूलाल गौर का काट दिया, सरताज सिंह का टिकट काट दिया था। तो नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा अभी तय नहीं है। जो सिंधिया के साथ इतने लोग आए उनके टिकट काट दिए गए थे। कट गए। तो आप देखिए ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट, जो मैं पहले भी कह रहा हूं कि बार बार कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि एक व्यक्ति को तमाम तरह की सुविधाएं देने के लिए, सत्ता का सुख भोगने के लिए उनके एक गरीब आदमी को निपटाया जा रहा है। उस पर आपराधिक मामले में उसको सजा करा दी गई है, षड्यंत्र रच दिए गए। भाई कोर्ट ने सजा दी है ना भाई, उन्होंने खुद माना ना कि ऐसा। बैंक में आपने एफडी की, आपने 10 साल ब्याज लिया, आपने ब्याज दरों जनता ये संशोधन अनदेखी किया। कर देगी क्या? जो मैंने कहा कि अब दौर बदल गया है, जनता देख रही है कि आपने कैसे एफडी की, आपने कैसे लाभ कमाए, आपने पद का किस तरह से दुरुपयोग किया। ऐसा आम आदमी के साथ तो नहीं हो सकता। तो जनता एक नेरेटिव ये भी देख रही है, जो गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सहानुभूति बटोरने आम की आदमी कोशिश के कर रहे हैं, खाते वो में भी तो बेचारे 5 रुपया कम हो निर्धारित, उससे तो इतना पैसा काट लेती बैंक की, न्यूनतम बैलेंस नहीं है आपके खाते में। और यहाँ पे आप कानून का लो पुल का फायदा उठा रहे हैं और आप उसमें कह रहे हैं कि ये तो कानूनन है। यदि कानूनन होता तो आप कोर्ट में प्रूव कर देते, आपको सजा ही नहीं होती। आपने अवैध तरीके से तो किया होगा, जब तो कोर्ट ने सबूत के आधार पर आपको सजा दी है। तो ये तो भाई है कि सांप निकल गया, लट्टे पीटते रहना है। अब कांग्रेस के पास ढोल बजाने के अलावा कुछ नहीं है। इससे बेहतर हो कि वो जनता के बीच में जाएं और अपना उम्मीदवार गलत है तो एक नया उम्मीदवार तय करें और उसको मैदान में उतारें, गलती स्वीकार करें, ना कि उसके फेवर में सहानुभूति भाई जब बटोरने तक की आपको कोशिश लग करें। रहा है तो भारती जी के परिवार, जैसे मैंने कहा टिकट दे दो, जैसे कमलनाथ ने किया था कि पत्नी को चुनाव लड़वाया था, बाद में लेकिन उनसे यहाँ टिकट इस्तीफा दे देंगे कराया। तो काम उल्टा पड़ जाएगा ना नहीं, साहब, कि अरे- आपने गलत काम किया है। अब जनता के मन में ये तो बिठाना ही पड़ेगा ना कि भारती जी के साथ अन्याय हुआ, तब तो आप परिवार को टिकट दोगे, तब तो सहानुभूति आएगी। नहीं, यदि फिर जनता के मन में ये बैठ गया कि हमारे आदमी ने गड़बड़ किया है, तो पत्नी आ जाए चाहे बेटा आ जाए, उसका वही हाल होगा। क्योंकि 7,000 से वोटों से तो जीते थे भारती जी, 3,000 कोई ज्यादा- हाँ 3,000, कोई ज्यादा अंतर भी नहीं था। तो फिर वो 3,000 की जो खाई बहुत बड़ी नहीं है ना, वो तो आपके सजा मिलते से ही आपकी वो खाई बढ़ गई है, उल्टा हो गया। तो अब उसको ही पाटने के लिए जतन किए जा रहे हैं। अब ये जतन सफल होते हैं या नहीं होते हैं, ये जनता के ऊपर है, वो कैसे लेती है कांग्रेस के बयानों को। बिल्कुल, तो जनता तो खैर समझदार है, सब कुछ देख रही है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद आपका उपाध्याय जी। तो एक बात तो साफ है कि दतिया का ये दंगल सिर्फ एक विधानसभा सीट का उपचुनाव भर नहीं है, ये कानूनी पेचीदगियों, प्रशासनिक नियमों और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बीच की एक ऐसी रस्साकसी है जिसका हर सिरा बेहद दिलचस्प है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष से संविधान की धारा 151A और लिली थॉमस केस के तहत चुनाव आयोग की वैधानिक मजबूरी बता रही है, तो विपक्ष इसे सीधे तौर पर क्रोनोलॉजी और राजनीतिक पुनर्वास का खेल करार दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच असली अटेंशन की हकदार दतिया की जनता है, जिसने अभी महज 2.5 साल पहले ही अपना प्रतिनिधि चुना था और आज कानूनी दावपेच के चलते वो खुद जनता खुद को दोबारा चुनावी कतार में खड़े होने की दहलीज पे पा रही है। अब सबकी निगाहें दिल्ली हाई कोर्ट की चौखट पर है कि क्या कोर्ट से राजेंद्र भारती को कोई बड़ी राहत मिलती है और दतिया की इस चुनावी एक्सप्रेस पर ब्रेक लगता है, या फिर 19 मई से शुरू होने वाली ईवीएम की ये जांच दतिया में एक नए सियासी महासंग्राम की आधिकारिक शुरुआत बनेगी। फैसला वक्त और अदालत के हाथ में है। अनादि टीवी के अटेंशन में आज इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।